नमस्कार। हमारा सीरीज चल रहा था कक्षा 6 का, है ना। एनसीईआरटी और जेसीईआरटी दोनों को सम्मिलित करके बनाया गया है। तो आज हम देखेंगे चैप्टर 3, है ना, कक्षा 6 का जो इतिहास चल रहा था उसका तीसरा क्लास आज है। ठीक है। तो अच्छा, एक चीज़ और हो सकता है इसमें कि बहुत सारे एनसीईआरटी को देख रहे होंगे, कोई जेसीईआरटी को देख रहे होंगे। ठीक है। तो चैप्टर का जो नाम है कहीं कहीं अलग लगता होगा, लेकिन मैंने सभी चीज़ों को एक साथ मिला करके बनाया हुआ, तो उससे कोई दिक्कत नहीं, सारा टॉपिक कवर हो जाएगा। ठीक है। कहीं कहीं चैप्टर का नाम आपको मिलेगा आखेट खाद्य संग्रह से भोजन उत्पादन तक। ठीक है। ठीक, लेकिन पढ़ना सब एक ही चीज़ है। चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले की वीडियो में हमने देखा हुआ है कि जो आरंभिक मानव थे, ठीक है, वो कहाँ रहते थे? जंगलों में रहते थे। ठीक है। धूप बारिश हवा से बचने के लिए, है ना, गुफा और कंदराओं में निवास करते थे। ठीक। और एक प्रकार से वे आखेट करके, है ना, खाद्य का संग्रहण भी करते थे और जंगलों से फल फूल इकट्ठा करते थे। यानी पूरी तरीके से वे जंगल पे निर्भर रहते थे। ठीक है। यानी खेती ये सारा चीज़ नहीं था। ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। इसमें धीरे धीरे देखेंगे खाद्य संग्राहक जो थे वे कैसे उत्पादन करने लगे। ठीक है। यानी पहले खाद्य संग्रहण करते थे, धीरे धीरे, है ना, पशुपालन शुरू किया, फिर ये जो है खेती करना प्रारंभ कर लिए। ठीक है। यानी प्रारंभ में ये घुमंतु जीवन व्यतीत करते थे, है ना, घुमंतु जीवन व्यतीत करते थे, जिसके कारण ये कृषि नहीं करते थे। ठीक है। तो हमने देखा था कि जलवायु में इससे पहला का चैप्टर जो था, है ना, दूसरा वीडियो में देखेंगे, तो जलवायु में परिवर्तन आया, है ना, जिसके कारण घास वाले मैदानों का विकास होना शुरू हो गया, है ना, जिसके कारण जो घास खाने वाले जो जीव थे, है ना, उनका भी धीरे धीरे विकास होना शुरू हो गया था। जैसे भी हमने देखा भेड़, बकरी, हिरन, है ना, तो इनका विकास हो गया। तो धीरे धीरे ये उनका क्या है, उन्हें जो है पालतू बनाने लगे, है ना, और धीरे धीरे ये जो है अस्थायी जीवन व्यतीत करने लगे और खेती करना प्रारंभ कर लिए। ठीक है। चलिए देखते हैं खेती व पशुपालन की शुरुआत, है ना। तो खेती और पशुपालन की शुरुआत जो है वो नवपाषाण काल में होने लगा था। ठीक है। हमने देखा था पाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया है, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल, है ना। तो कृषि और पशुपालन जो एक साथ जो शुरू हुआ वो नवपाषाण काल में हुआ। ठीक है। मानव ने पौधों, बीजों और उनके उगने का समय, स्थान और तरीकों को सीखना आरंभ किया और धीरे धीरे कृषक बने। ठीक है। यानी जो पेड़ पौधे ये लगाते थे उसे वे जंगल से ही लाते थे। ठीक है। सबसे पहले वे अवलोकन किए कि किस पौधों को लगाने से ज़्यादा फायदा होगा, है ना। तो जंगलों में सबसे पहले वे पौधों को देखे, है ना, फिर कैसे बीज को ले कि ज़्यादा फायदा होगा, उसका उगने का समय क्या होता है ना, किन तरीक़ों से उसे उगाया जाता है, सबसे पहले देख करके वे सीखे, फिर उसे धीरे धीरे क्या है अपने यहाँ लाए और उसे उगाना शुरू किए। यानी धीरे धीरे वे क्या बने, कृषक बने। सबसे पहले जो कृषि किया गया था वो किन अनाजों का किया गया था? तो गेहूँ और जौ का किया गया था। वीवीआई ये प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, कि सबसे पहले मानवों ने किस अनाज का उत्पादन किया था? तो किसका किया था खेती? तो गेहूं और जौ का। सबसे पहले जिस जंगली जीव को पालतू बनाया गया, है ना, वो कौन सा था? तो कुत्ते का जो जंगली पूर्वज होता है, तो उसे सबसे पहले इन्होंने क्या बनाया था? पालतू बनाया था। ठीक है। ऑप्शन में अगर कहीं कहीं कुत्ता रहेगा, जंगली पूर्वज अगर नहीं रहेगा, तो हम कुत्ता को ही क्लिक करेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले कुत्ते को ही इन्होंने पालतू बनाया था। धीरे धीरे उन्होंने भेड़, बकरी, गाय आदि इनका जो है पालना शुरू कर दिया और इस प्रकार धीरे धीरे ये पशुपालक बन गए। ठीक है। यानी ये कृषक और पशुपालक बन गए, है ना। इस प्रकार से इन्होंने खेती और पशुपालन की शुरुआत की। ठीक है। और इसके साथ ही इनका जो बसने का प्रक्रिया है वो आरंभ हो गया। लोगों द्वारा पौधे उगाने, जानवरों को देखभाल करने को क्या कहा जाता है? बसने की प्रक्रिया कहा जाता है। यानी लोग पौधे उगाने सीख गए थे, है ना, और जानवरों को क्या पालतू बनाने लगे, है ना, और इसके साथ ही क्या है एक जगह वो अस्थायी रूप से बसने लगे थे। इसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं? बसने की प्रक्रिया कहते हैं। अपनाए गए ये पौधे तथा जानवर अक्सर जंगली पौधों तथा जानवरों से भिन्न होते थे। लोग उन्हीं पौधों व जानवरों को चुनते थे जिनमें बीमारी की संभावना कम होती थी। यानी वैसे पौधों को, चाहे वैसे जानवरों को ये पालतू बनाते थे, चाहे वैसे पौधों को अपनाते थे कृषि में, जो जंगली पौधों से, चाहे जंगली जानवरों से थोड़ा अलग दिखते थे। ठीक है। और ऐसे पौधों जानवरों का चुनाव करते थे जिसमें बीमारी की संभावना
कम हो, ताकि इन्हें परेशानी कम हो। ठीक है, यही नहीं, लोग उन्हीं पौधों को चुनते थे जिससे बड़े दाने वाले अनाज प्राप्त हो सके, साथ ही उनकी डंठल मजबूत हो ताकि पके अनाज का भार संभाल सके। ठीक है, वैसे पौधों को चुनते थे, है ना, जिसका डंठल मजबूत हो ताकि जो बड़े अनाज हो दाने का, है ना, उसे पकने पे ये संभाल सके। ठीक है, तो बड़े दाने वाले अनाजों को ये खेती के लिए चुनते थे। ठीक है, और मजबूत डंठल वाले पौधों को। साथ ही जानवरों में उन्हीं का चयन करते थे जो अहिंसक थे। ठीक है, जो खूंखार नहीं होता था, ठीक है, हिंसक नहीं होता था, उन्हीं का ये चुनाव करते थे, उन्हीं जानवरों को ये पालते थे। ठीक है, मान लीजिए अगर शेर को पाल लिया, शेर तो हिंसक होता है, वो तो चीर फाड़ के खा जाएगा। तो वैसे जीवों को यानी जानवरों को पालते थे जो अहिंसक होते थे। ठीक है, जैसे गाय अहिंसक है, मारता उड़ता नहीं है, है ना, किसी को खाता नहीं है। तो वैसे जानवरों का चुनाव करते थे जो अहिंसक होते थे। चलिए आगे देखते हैं। एक नवीन जीवन शैली को इन्होंने अपनाया। जब लोग पौधे उगाने लगे तो उनकी देखभाल के लिए उन्हें एक ही जगह पर लंबे समय तक रहना पड़ता था। बीज बोने से लेकर फसलों के पकने तक, पौधों की सिंचाई, खरपतवार हटाने, जानवरों व पक्षी से उसकी रक्षा आदि बहुत काम शामिल थे। ठीक है, इसीलिए लोग एक जगह पहले तो घुमंतु जीवन व्यतीत व्यतीत करते थे, है ना, जानवरों के तलाश में एक जगह से दूसरे जगह चले जाते थे। यानी भोजन की तलाश में भी, जैसे मान लीजिए यहाँ आज बसे हुए हैं, यहाँ का फल फूल जब समाप्त हो जाता था फिर दूसरा जगह जाके बस जाते थे। ठीक है, तो इस टाइम में जो है ये एक जगह स्थायी रूप से बस गए और अब जो है जगह बदलना नहीं पड़ता था क्योंकि ये खेती करना प्रारंभ कर दिए थे। खेती प्रारंभ की, इसका मतलब ये होता है कि बीज को बोने, चाहे पकने, उसके सिंचाई करना, खरपतवार करना, पक्षियों चाहे जानवरों से रक्षा करना, है ना, इन सभी के लिए एक जगह लंबे समय तक टिक कर रहना पड़ता था, है ना। और ताकि पौधा जो लगाया जाता था उनके द्वारा कृषि में, उनका देखभाल किया जा सके, है ना। तो ये एक जगह ये बस गए और यही था बसने का प्रक्रिया। जब अनाज पक जाता था तो उसे क्या है, एक जगह इकट्ठा करके रखा जाता था। उसके लिए क्या करते थे, भंडार करते थे अनाज का। कैसे करते थे देखते हैं। अनाज के भंडार के लिए उन्होंने बड़ी बड़ी मिट्टी के बर्तन, टोकरी बनाई या फिर जमीन में गड्ढा खोदा और यहाँ पे जो है अनाजों का भंडार किया जाता था। जानवर चलते फिरते खाद्य भंडार थे क्योंकि इससे दूध और मांस मिलते थे। यानी जानवर जो होते थे उसे जब ये पालते थे तो जानवरों से क्या मिलता था, दूध मिलता था, उससे मांस मिलता था। तो जानवरों को चलता फिरता खाद्य भंडार कहा जाता था। ठीक है, कुछ पुरा स्थल जहाँ से जानवरों और अनाज के अवशेष मिले हैं, कुछ कुछ ऐसा पुरा स्थल है ना, जहाँ से जानवर और अनाजों का, है ना, साक्ष्य मिला है, अवशेष मिला है। देखते हैं कौन कौन सा है, एग्जाम में इसे प्रश्न बनता है। ठीक है, चलिए तो कौन सा है, पहला है मेहरगढ़। ये कहाँ है, तो पाकिस्तान में। यहाँ से सबसे पहले गेहूं और जौ का साक्ष्य मिला था खेती करने का, साथ ही भेड़, बकरी, मवेशी। ये दो लाइन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कोल्डिहुआ, है ना, ये कहाँ है, उत्तर प्रदेश में। चावल का साक्ष्य यहाँ से मिला है और जानवर की हड्डी। ठीक है, इसी प्रकार से महागढ़ जो उत्तर प्रदेश में, यहाँ से मवेशी, है ना, मिट्टी पर खुरों का निशान मिला है, इससे पता चलता है यहाँ पे मवेशी रहते थे। चावल का भी अवशेष मिला है। ठीक है, सारा चीज़ तो याद करना संभव नहीं होगा, सिर्फ आप जगह गुफ कराल जो है ना, गुफ कराल कहाँ है, कश्मीर में। बुर्ज होम कश्मीर में है। तो स्टेट जो है ये इसे याद रख लीजिएगा। और एक दो चीज़ जो है इम्पोर्टेंट है, जैसे मैंने बताया मेहरगढ़ से गेहूँ और जो कोल्डिहुआ से चावल। ठीक है, बाकी चीज़ देख लीजिए कहाँ से क्या मिला है। ठीक है, चिरान जो है बिहार में, बुर्ज होम कश्मीर में है, हलूर जो है आंध्र प्रदेश में, पेमपल्ली भी क्या है, आंध्र प्रदेश में। ठीक है, बाकी जब इसका एमसीक्यू जब कराया जाएगा हमारा जो मेन चैनल है जे टीचिंग वॉरियर में, तो महत्वपूर्ण चीज़ों को देख लेंगे। ठीक है, यहाँ से याद होता तो कीजिए, नहीं होता तो इसे छोड़ दीजिएगा, सिर्फ ये आप याद कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब झारखंड के संदर्भ में देखेंगे। झारखंड में नवपाषाण काल और पुरातात्विक साक्ष्य, यानी झारखंड में ऐसा कौन कौन सा स्थल है जो नवपाषाण काल के हैं और क्या क्या पुरातात्विक साक्ष्य यहाँ से मिला है। ठीक है, जीवन का मुख्य आधार क्या था, जंगल था, है ना। झारखंड क्षेत्र में जनजीवन को मुख्य रूप से जंगल से है। यहाँ झारखंड में जनजीवन को मुख्य रूप से जंगल ही सदियों से सभ्यता और संस्कृति की राह दिखाता आ रहा है। ठीक है, झारखंड में जो है जंगल को विशेष महत्व दिया गया है। ठीक है, वन
फिर पहाड़ हो गया, फिर नदी हो गया। ठीक है, यहाँ की जितनी भी जनजाति है ना, इन प्राकृतिक चीज़ों को अपना धरोहर मानती है। ठीक है, तो इसका विशेष महत्व है। ठीक, चलिए देख लेते हैं नवपाषाण काल के कुछ प्रमुख स्थल कौन कौन से हैं। तो हजारीबाग है ना, सिंहभूम, पलामू और कुछ कुछ और है। तो ये सब पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन नवपाषाण काल के स्थल हैं। तो हजारीबाग है ना, देखते हैं हजारीबाग में क्या। तो इसको है ना, इसको जो हमने पहले की वीडियो में भी देखा था। फिर है लुपंगडीह, सतपहाड़, सरैया, रहम, दहांग है ना। ये हजारीबाग के कुछ कुछ स्थल हैं जिसका संबंध जो है नवपाषाण काल से है। ठीक है, इसी प्रकार से सिंहभूम में कुछ कुछ जगह है, जैसे बारूडी है ना, पोंगारा, लोटा पहाड़ और चक्रधरपुर, ये नवपाषाण काल से संबंधित है। पलामू जिला में जो है शाहपुर है ना, अमानत पुल और रंका कला है ना, इनका भी संबंध जो है कहाँ से है, नवपाषाण काल से है। एक से दो बार देखिएगा ना, दिमाग में बैठ जाएगा। फिर अन्य स्थल में अगर देखेंगे तो कुछ और भी हैं, जैसे वेबो और इसाडी। ठीक है, चलिए, लेकिन इसमें से सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हजारीबाग है ना, और सिंहभूम का। ठीक है, तो इसमें इसको जो है हजारीबाग का बहुत इम्पोर्टेंट है, इससे प्रश्न हमेशा आया है। ठीक है, तो इन नवपाषाण काल के जो औजार मिले हैं वो कौन कौन से हैं। तो इन स्थलों से नवपाषाण कालीन सल्क जिसे कहते हैं ना, जो हमने पढ़ा हुआ है, खंडक, दोहरी खंडक, लछनी, पत्थर की कुल्हाड़ी, इंपॉर्टेंट है ये, पत्थर की कुल्हाड़ी, हथौड़े, पत्थर के मनके तथा मिट्टी के बर्तन के टुकड़े है ना, जिसे मृदभांड कहते हैं, यहाँ से प्राप्त हुए हैं। ठीक है, चलिए प्रमुख स्थल के विशेष साक्ष्य, यहाँ से प्रश्न बनते हैं। इसको का जो हजारीबाग है, यहाँ से प्राकृतिक गुफाएं, शैल चित्र, ठीक है, यानी जो पत्थर होता था उस पर ये चित्रकारी करते थे। और चित्रकारी में क्या, जंगलों में जो रहते थे वे, तो क्या जानवरों का शिकार करते थे है ना, तो कैसे शिकार करना है उस चीज़ को बनाते थे उस पर दीवार पे, ताकि उसके बच्चे भी देख करके सीख सके, शायद इसीलिए बनाते होंगे है ना। चाहे किस किस जीव को वे मारे थे है ना, वो चीज़ दिखाने के लिए शैल चित्र ये बनाते थे है ना। आखेट या शिकार के चित्र जिसमें हिरन, भैंस है ना को भी दिखाया जाता था। इसको में क्या है, खुला सूर्य मंदिर है ना, भूल भुलैया जैसे आकृति के साक्ष्य यहाँ से मिले हैं। VVI है ना, ये एग्जाम में पूछा जाता है। इसी प्रकार से बारूडी और बोंगारा जो कहाँ है, सिंहभूम में है, यहाँ से नवपाषाण कालीन पत्थर के कुल्हाड़ी, इंपॉर्टेंट है, हथौड़े, हाथ से बने मृदभांड यानी मिट्टी के बर्तन और पत्थर के मन के प्राप्त हुए हैं। ठीक है, और लुपंगडी हजारीबाग में यहाँ से प्राचीन कब्रगाह के अवशेष प्राप्त हुए हैं। तो ये वाला सेक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न बन सकता है। ठीक है, अगर आप याद नहीं कर पाते हैं तो आप जो है इसे जो है ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, ये वाला जो सेक्शन दिख रहा है। चलिए आगे देखते हैं, अस्थाई जीवन की ओर। पुरातत्वविदों को कुछ कुछ पुरास्थलों पर झोपड़ियाँ और घरों के निशान मिले हैं। ठीक है, जैसे बुर्ज होम के लोग गड्ढे के नीचे घर बनाते थे है ना, जिसे गर्तवास कहा जाता है। ये VVI है, पूछा जाएगा गर्तवास का साक्ष्य कहाँ से मिला है, तो बुर्ज होम से मिला है। और बुर्ज होम कहाँ है, तो कश्मीर में है। ठीक है, यानी जमीन के अंदर गड्ढा करके है ना, नीचे जो है घर बना दिया जाता था। ठीक है, देखते हैं, गर्तवास में उतरने के लिए सीढ़ियाँ होती थी, इससे इन्हें ठंड के मौसम में सुरक्षा मिलती होगी। ठीक है, एक गर्तवास के बारे में बताया जा रहा है। झोपड़ी के अंदर और बाहर दोनों स्थान पर आग जलने का साक्ष्य मिली है। ऐसा लगता है कि लोग मौसम के अनुसार घर के अंदर या बाहर खाना पकाते थे। ठीक है, यानी जो हमने गर्तवास देखा तो उसमें देखा कि घर के अंदर यानी जो घर बना हुआ था, तो घर के अंदर भी आग जलाने का साक्ष्य मिला और बाहर भी है ना। तो ऐसा लगता है कि अलग अलग मौसम में अलग अलग जगहों पे ये भोजन बनाते थे। हो सकता है कि ठंडे में घर में बनाते होंगे और गर्मी में बाहर बनाते होंगे। ठीक है, चलिए आगे है, कृषक और पशुपालक प्रायः समूह में ये रहते थे, जिन्हें जनजाति कहते हैं। ठीक है, जो कृषक और पशुपालक थे ये हमेशा समूह में रहते थे, जिसे क्या है, जनजाति कहा जाता था। ठीक है, थोड़ा सा कुछ पुरातात्विक स्थल जो था उसके बारे में देख लेते हैं। एक है हमारा मेहरगढ़ है ना, और दूसरा है दाऊजली हेडिंग। ठीक है, देखते हैं मेहरगढ़ में जीवन मृत्यु कैसा था। यह ईरान जाने वाली सबसे महत्वपूर्ण रास्ते
बुलंद दर्रे के पास एक हरा भरा समतल स्थल है। ठीक है, मेहरगढ़ के बारे में बोला जा रहा है। पूछा जाएगा किस दर्रे के पास है, तो बोलन दर्रे। ठीक है, तो बोलन है ना, बोलन दर्रा जो है उसी के पास ये स्थित है ना, यहाँ ना होगा। ठीक है, इसी इलाके में सबसे पहले स्त्री पुरुष ने कृषि किया था, है ना। कृषि में क्या किया, तो गेहूं और जौ का उत्पादन किया था, और पशुपालन भी किया था। पशुपालन में भेड़ और बकरी, है ना, का पालन किया था। ठीक है, तो इसी इलाके में सबसे पहले स्त्री पुरुष ने कृषि किया था और पशुपालन की शुरुआत किया था। यहाँ से चौकोर और आयताकार घरों के अवशेष मिले हैं। ठीक है, यहाँ पे जो घर होते थे वो चतुर्भुज के आकार का होता था। ठीक है, मृत्यु के बाद दफनाया जाता था, जिसे कब्र कहते हैं। ठीक है, जब लोगों की मृत्यु हो जाती थी तो उसे क्या है, कब्र में दफनाया जाता था, जिसे क्या है, कब्र कहा जाता था। एक कब्र के साथ एक बकरी को दफनाया गया था, है ना। संभवतः उसे परलोक में मृतक के खाने के लिए रखा गया होगा। ठीक है, VVI ये प्रश्न पूछा जाता है कि कौन सा ऐसा स्थल था जहाँ पे मृतक के साथ बकरी को भी, अन्य जानवर को भी दफनाया गया था। ठीक है, तो ये कौन सा स्थल था, तो मेहरगढ़। VVI ये प्रश्न पूछा गया है, कई बार ये आया है। ठीक है, ऐसा क्यों किया जाता होगा, तो ऐसा इन लोगों का मानना था कि जो मृतक है ना, वो खाएगा क्या, तो उसके खाने के लिए उसे साथ में दफना दिया जाता था बकरी को। प्रत्येक घर में 4 या उससे ज़्यादा कमरे होते थे। ठीक है, तो ये मेहरगढ़ के बारे में था, और मेहरगढ़ से प्रश्न हमेशा पूछा जाता है। ठीक है, तो मेहरगढ़ ईरान जाने वाले रास्ते में जो बोलन दर्रा होता है, बोलन दर्रा उसी के पास है ना। एक हरा भरा समतल स्थल है ये। ठीक है, और स्त्री पुरुष के कृषि और पशुपालन के साक्ष्य यहाँ से मिले हैं। घर जो है आयताकार होता था। ठीक है, और लोगों को यहाँ दफनाया जाता था कब्र में, और यहाँ से साक्ष्य मिला है कि बकरी को भी मृतक के साथ दफनाया गया था। ठीक है, और लगभग 4 से ज़्यादा कमरे यहाँ पे होते थे। ठीक है, नेक्स्ट है स्थल दावोजली हेडिंग। ठीक है, ये वर्तमान में कहाँ है, तो जो असम है ना, तो असम राज्य में है, और असम का जो राज्य है तो यहाँ का एक जिला है डिमा हसाव, है ना, डिमा हसाव, तो यहाँ पे ये स्थित है। ठीक है, तो याद रखिएगा ये कहाँ है, तो असम में, और जिला पूछ दिया जाए तो डिमा हसाव में है। चलिए देखते हैं, यह पूरा स्थल चीन व म्यांमार की ओर जाने वाले रास्तों में ब्रह्मपुत्र की घाटी की एक पहाड़ी पर है। ठीक है, यानी यह पूरा स्थल जो चीन और म्यांमार की ओर जो रास्ता जाता है ना, और ये रास्ता किधर से होके जाता है, तो ब्रह्मपुत्र की घाटी की ओर से जाता है। तो वहाँ पे जो एक पहाड़ी है ना, तो वहीं पे ये स्थित है। ठीक है, याद रखना है, ब्रह्मपुत्र की घाटी है ना, और चीन म्यांमार के रास्ते में, और है कहाँ ये, तो असम में है ना। कौन सा जिला, तो डिमा हसाव। यहाँ खरल व मूसल जैसे पत्थरों के उपकरण मिले हैं, इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, खरल और मूसल कहाँ से मिला, तो दाओजली हेडिंग से मिला है। इससे पता चलता है कि यहाँ लोग भोजन के लिए अनाज उगाते थे। ठीक है, और अनाज को खरल और मूसल में क्या है, और अनाज को खरल मूसल में ये क्या करते होंगे, पीसते होंगे। ठीक है, साथ ही यहाँ से जेटाइट पत्थर भी मिले हैं। संभवतः यह पत्थर चीन से आया होगा। ठीक है, इसके अतिरिक्त इस पूरा स्थल से काष्ठाश्म के औजार और बर्तन मिले हैं। ठीक है, काष्ठाश्म क्या होता है, एक प्रकार से फोसिल वुड जो होता है ना, यानी बहुत पुराना लकड़ी, अति प्राचीन लकड़ी जो सख्त होकर पत्थर हो गया हो, है ना, उसी को क्या कहा जाता है, काष्ठाश्म। इससे जो है औजार बनाया जाता था, बर्तन बनाए जाते थे। ठीक है, चलिए वीडियो यहाँ खत्म होता है। इसका MCQ आएगा, है ना, MCQ जो है टीचिंग वॉरियर में आएगा। ठीक है, इसका थ्योरी जो है इसी चैनल पे आएगा।